जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे उपस्थित हूँ और एक बात कहने के साथ मैं अपने टेस्ट पेपर के कंक्लूज़न को प्रारंभ करूँगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत दिनों बाद हम यूट्यूब पर आपके बीच में आए हुए हैं, कुछ हफ्ते बाद आए हुए हैं। एक्चुअली एक समस्या की वजह से हम आपके बीच में उपस्थित नहीं हो रहे थे। वो समस्या थी कि हमारी जो पुरानी कोचिंग की जो स्थान थी उसको चेंज करके हम नई जगह पर पहुंचे हुए हैं और मैं बता दूं कि काफ़ी बड़े स्तर पे हम लोगों ने काम कराया है इस बार। पूरी इंटीरियर को हमने चेंज किया है, काफ़ी बड़ी जगह ले लिया है दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से एजुकेशनल इकोसिस्टम को हमने डेवलप किया है। मुझे भरोसा है कि ये गोरखपुर की पहली ऐसी संस्था है जिसके पास अपनी लाइब्रेरी है, अपना सभी रूम एसी रूम है, सभी तरह के बच्चों के लिए वाईफाई फ्री है, हर प्रकार के मैगजीन से लेकर न्यूज़पेपर तक यहाँ अवेलेबल रहता है दोस्तों। पूरा कंप्लीटली एजुकेशनल इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है और हम अपने इस इकोसिस्टम को आपके लिए सौंप रहे हैं। आप हमारे कोचिंग पर आकर इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। हम सबको आपको अपने कोचिंग पर आमंत्रित करते हैं। आप सबको हार्दिक स्वागत कि आप हमारे कोचिंग पर आएंगे। हमारे वहाँ फ्री मैगजीन वितरण चल रहा है, आप हमारे मैगजीन को लेकर आप लाभ प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज का टेस्ट के जो कंक्लूज़न है, टेस्ट की जो डिस्कशन है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे वहाँ वीकली टेस्ट होता है और यह टेस्ट जो है कि पिछले हफ्ते का जो टेस्ट है वह 20 का टेस्ट है, मतलब कि 20वां टेस्ट है और 20वें टेस्ट का कंक्लूज़न हम आपके बीच में रख रहे हैं दोस्तों। इसका डिस्कशन ये कहता है कि हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और 50 क्वेश्चन में से दोस्तों ये पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। समथिंग ये तट रेखा की लंबाई पूछा है दोस्तों। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये तट रेखा की लंबाई है और तट रेखा की लंबाई भारत में दोस्तों, भारत जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का दक्षिणी सिरा ही तटीय सिरा है। 3 तरफ से दक्षिण भारत घिरा हुआ है और लगभग उसी की तट रेखा को ही हम भारत की तटीय सीमा रेखा कहते हैं और उसकी लंबाई है 7516 7516 किलोमीटर है और ऑप्शन बी सही है। आप अपना ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रादेशिक जल फैलाव है। प्रादेशिक जल फैलाव है दोस्तों, ये भारत का हो या किसी देश का हो, सामान्य तौर पे समुद्री सीमा में ही जल का फैलाव होता है और 12 समुद्री मील हमारे देश की जल की सीमा का फैलाव है। हमारे तट से लेकर जल जो की सीमा फैलाव होती है 12 समुद्री मील तक होती है। इसे आंतरिक जल सीमा कहते हैं दोस्तों और यह 12 समुद्री मील की दूरी तक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। दोस्तों इसमें कुडप्पा शैल समूह से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका जो तीसरे का है दोस्तों, और तीसरे का आंसर जो है आप देखेंगे तो तीसरे का आंसर आपका पापा घनी है और ये आपका ऑप्शन बी सही है। यह कुडप्पा शैल समूह से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है, तो पापा घनी जो है ये आपका शैली कुडप्पा शैल से संबंधित है। आप यहाँ देख सकते हैं कुडप्पा शैल है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कलानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है। दोस्तों हम 4 श्रेणियाँ दे रखे हैं, आप ऊपर देख लीजिए, स्पष्ट तौर पे आपको नज़र आएगा। यह 4 श्रेणी क्या है, पहला अरावली है, दूसरा पूर्वी घाट है, डेक्कन ट्रैप है और हिमालय है। तो दोस्तों इसका कलानुक्रम मतलब कब से ये निर्मित हुआ, तो जैसा आप सबको पता होगा कि अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है और हिमालयन भारत की सबसे नई पहाड़ियों में शामिल है। तो दोस्तों पहला और चौथा का कॉम्बिनेशन जब हम बनाने का प्रयास करेंगे तभी ये इसमें आंसर दिखाई देने लगेगा और इसका पहला, दूसरा, तीसरा ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन बी चौथे का से ही है। तो इस तरह से चौथे का ऑप्शन बी है जिसमें पहले पर अरावली, दूसरे पर पूर्वी घाट, तीसरे पर डेक्कन ट्रैप और चौथे पर हिमालयन श्रेणी है। पांचवा कह रहा है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हिमालय वह क्षेत्र जो हिमालय की पर्वत श्रेणी में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, उसको पूछ रहा है कि कौन सा है जो हिमालय के पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ नहीं है।
तो काराकोरम जो है ये हिमालय के पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है दोस्तों। भले ही हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है लेकिन इसको अलग श्रेणी कहा जाता है, इसको हिमालय से ज़्यादा पुराना कहा जाता है। तो दोस्तों काराकोरम भी एक पहाड़ी है जो हिमालय के पश्चिमी सिरे पर स्थित है, लेकिन हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि हिमालय को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। काराकोरम को अलग से देखा जाता है, इसलिए इसमें आंसर ए सही है, 5वें का ए। छठवां क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? दोस्तों सबसे ऊंचाई वाला प्राचीन पठारी भाग पूछ रहा है, तो पठारी भाग है दक्षिण भारत पूरा पठारों से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे प्राचीन के रूप में पश्चिमी घाट का दक्षिणी सिरा, अर्थात पूरी तरह से हम लोग तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे पर पहुंचेंगे जहां पश्चिमी घाट फैला हुआ है, और वही सबसे प्राचीन है अगर इन चारों में देखा जाए तो इस तरह से पश्चिमी घाट का दक्षिणी सिरा ही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है दोस्तों, वायु, यहाँ देख सकते हैं वायु राशि के प्रभाव में वाताग्र का निर्माण होता है। दोस्तों वाताग्र एक वायु राशि की परिस्थितियां हैं, और वाताग्र कैसे निर्मित होता है यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें जो दिखाया गया है वो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला, 2 गर्म वायु राशि के मिलने से, दोनों गर्म वायु राशि की बात कर रहा है। 2 ठंडी वायु राशि यानी दोनों राशियाँ ठंडी हों। 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि के मिलने से, अर्थात एक गर्म और एक ठंडा वायु राशि के मिलने से वाताग्र बनता है, और सी सही है 7वें का, ऑप्शन सी 7वें का सही है। 8वां देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 8वां कह रहा है प्रतिशत में, आप देख सकते हैं यहाँ 8वें का स्पष्ट तौर पर, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे आपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। जब परसेंटेज मापी जाती है तो आपेक्षित आर्द्रता को मापी जाती है, न कि मिश्रित, न कि विशिष्ट, न कि निरपेक्ष। तो आपेक्षित या सापेक्षित रूप में भी इसको कहीं कहीं दर्शाया जाता है, इसी रूप में इसकी मापन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हम लोग 9वें पहुंच आए हैं। सारगैसो सागर दोस्तों की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों सारगैसो सागर प्रारूपिक समुद्री वनस्पतियां हैं जो आपके उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कोई तट नहीं है। कभी कभी ये पूछा जाता है कौन ऐसी सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो सारगैसो सागर है। मैक्सिमम बार क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं, और सारगैसो सागर आपके अमेरिका के पूर्वी छोर पर है और अटलांटिक महासागर में है। यह प्राकृतिक घास का एक हिस्सा है जो समुद्र में फैला हुआ है, उसको सारगैसो नाम दिया जाता है। 10वां क्या कह रहा है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्लावी बर्फ। दोस्तों ये बर्फ का एक शिला कहते हैं, बर्फ की चट्टान इसे कहते हैं, जिसे प्लावी नाम दिया जाता है समुद्र में। मुख्य क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ग्रीनलैंड का पश्चिमी जो तट है वहीं से प्लावी की शिलाएं आती हैं, बर्फ की चट्टानें आती हैं। आप सबको पता होगा कि एक बार हमारी टाइटैनिक जो जहाज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ उस समय बनाई गई थी, वह अपने ब्रिटेन से अमेरिका की यात्रा पर, पहली यात्रा पर निकली हुई थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे लंबी जहाज़ को अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। उसका कारण था कि प्लावी बर्फ की चट्टानों से उसका टक्कर हुआ था, जिसके वजह से जहाज़ में दरारें आई थीं, जहाज़ के अंदर भारी मात्रा में पानी भरा था और जहाज़ समुद्र में डूब गई थी, अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। दोस्तों उस समय की वो दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना थी, और दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ को यह हादसा देखने को मिला था। तो दोस्तों वह प्लावी ही बर्फ था जिससे यह टकराहट हुई थी। 10वां के बाद हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व के निम्न प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। दोस्तों ये निम्न प्रदेश पूछ रहा है, और सामान्य तौर पे प्रदेश मानसूनी रूप में दिखाया गया है। मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि के प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश। दोस्तों ये कन्फ्यूजन कर सकता है भूमध्य रेखीय प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश में, लेकिन आपको लगाना होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। और भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु के इर्द गिर्द में खट्टे रसीले फल प्राप्त होते हैं, जिसमें नींबू, संतरा आपके प्राप्त होते हैं, उसके बाद अंगूर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के खट्टे रसीले जो फल होते हैं ये ज़्यादा मिलते हैं, और ये इटली से लेकर और आपके
पोलैंड तक, सॉरी पोलैंड नहीं कह सकते दोस्तों, स्पेन तक के क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, यूनान के क्षेत्रों में फैला हुआ है, और आप ये इसे यूरोप से जोड़कर देख सकते हैं। 11वां के बाद 12वां जो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं, वह कौन सा कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। दोस्तों इसमें ऊंचाई दिया है, अक्षांश दिया है, वनस्पति का प्रकार दिया है और समुद्र से समीपता दिया है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि मुख्य कारक, हालांकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं चारों के ऑप्शन में, अगर ऊंचाई और अक्षांश और वनस्पति के प्रकार और समुद्री की समीपता की बात की जाए तो चारों कहीं ना कहीं किसी जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन मुख्य रूप से अक्षांश ही जलवायु को इफेक्टेड करता है। जो पृथ्वी पर अक्षांशीय विस्तार है उससे जलवायु सबसे अधिक इफेक्ट होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 12वें का बी सही है। फिर 13वें की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 13वां कहता है दोस्तों कैरिबियन सागर में आने वाली चक्रवाती तूफान दोस्तों क्या कहलाता है, ये नाम दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कैरिबियन सागर कहाँ पे है, तो दोस्तों कैरिबियन सागर आप जैसा कि पता होगा कि कैरिबियन सागर आपके अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और कैरिबियाई देशों के क्षेत्रों में फैला हुआ यह सागर है। और उसमें कौन सी चक्रवात प्रारंभ होती है, तो आपको यहाँ टाइफून है, चक्रवात है, बिलीबिली है और हरिकेन है। दोस्तों हरिकेन अमेरिका में आती है और कैरिबियन सागर के तट पर अमेरिका स्थित होने के नाते अमेरिका में ये ज़्यादा प्रभावित करती है, ज़्यादा इफेक्टेड करती है। तो हरिकेन ही कैरिबियन सागर से रिलेटेड आपकी तूफान है, चक्रवात है। दृष्टि छाया प्रदेश का प्रभाव क्या होता है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, वाताग्री वर्षा। दोस्तों इसे बता दूं कि पर्वतीय वर्षा से वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। आप सबको पता होगा कि वृष्टि छाया प्रदेश वह प्रदेश कहा जाता है जहां बारिश नहीं के बराबर होती है, जहां बारिश एकदम कम होती है, क्योंकि पर्वत के दो क्षेत्र होते हैं, एक भीमुख क्षेत्र होते हैं, एक विमुख क्षेत्र होते हैं। दोस्तों जब मानसूनी हवाएं भीमुख क्षेत्रों पर टकराती हैं तो बारिश भीमुख क्षेत्र पर होती है, जबकि उसके पिछले वाले क्षेत्र जिसे विमुख कहा जाता है उस पर वर्षा नहीं होती है और वहीं बनता है वृष्टि छाया प्रदेश। आपको पता होगा कि मुंबई भारत का ऐसा शहर है जहां बारिश खूब होती है और मुंबई के पास में ही पूरे शहर है जहां बारिश एकदम नहीं होती है। पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर विमुख और भीमुख का प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए पुणे की तरफ वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों यहाँ देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन कहते हैं कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाली किस लवण का प्रयोग किया जाता है, मतलब कृत्रिम वर्षा किस लवण से उत्पादित की जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कृत्रिम वर्षा हालांकि कराने पर रोक है। भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में थोड़ा बहुत कृत्रिम वर्षा कराया गया था, लेकिन अब दुनिया भर के देशों में पर्यावरण के प्रभाव पर देखते हुए कृत्रिम वर्षा पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड नामक एक ऐसा तत्व है, लवण है, जिसका आकाश में जो है कि धरती के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है और कुछ देर के बाद वह कृत्रिम बादल बनता है और कृत्रिम वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो दो चीज़ में देखी जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को भी अगर छिड़काव कर दिया जाए तो उससे भी कृत्रिम वर्षा प्रारंभ होती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उल्लेख नहीं है, सिल्वर आयोडाइड का उल्लेख है जिससे कृत्रिम वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 16वां क्या कहता है। 16वां कहता है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। संघीय न्यायालय दोस्तों संघीय न्यायालय इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को संघीय न्यायालय कहते हैं और संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था, भारत में दिल्ली में स्थापित किया गया था दोस्तों। और यह संघीय न्यायालय आज भी भारत में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। दोस्तों संघीय शासन आज भी हमारे देश में चल रहा है। ऑप्शन के तौर पर आपके सामने जो दिखाया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, हालांकि ये दोनों नहीं है। तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कहता है दोस्तों, तीसरा आपका ऑप्शन में है और ऑप्शन कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही संघीय सरकार की स्थापना की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा 1935 अधिनियम में 321 अनुच्छेद बनाए गए थे, 10 अनुसूची बनाई गई थी और दोस्तों वो बहुत बड़ा मैटर था, बहुत विस्तृत मैटर था और इस तरह से कहीं ना कहीं हम 1935 अधिनियम को देख पा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम था। नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है 18वां क्वेश्चन,
एक निर्वाचित संविधान सभा, दोस्तों यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब कौन सी ऐसी संविधान सभा थी जिसने कहा था कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाए, और वह था साइमन कमीशन। दोस्तों इसी साइमन कमीशन के प्रभाव को देखते हुए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे निगलेक्ट कर दिया गया था, जिसे नकार दिया गया था दोस्तों। तो साइमन कमीशन ही है, ऑप्शन ए सही है, 18 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु भारतीय संविधान का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसमें कह रहा है संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। मतलब संविधान की रचना हेतु संविधान सभा गठित हो, इसके लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था, 1934 में किया था। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है, 19 का ऑप्शन ए सही है। दोस्तों 20वां क्या कहता है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। दोस्तों संविधान सभा जो हमारे देश की 1946 में गठित हुई थी, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। हर प्रांतों के जो विधानसभाएं थीं उसके सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे। उसी में अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल प्रांत से हुआ था, जो बाद में चलकर मुंबई प्रांत से उनको जिताकर और संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड भी किया गया है और क्वेश्चन कई बार आया भी है, यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन क्या कहता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक सभा का सलाहकार कौन है। तो न कि BR अम्बेडकर जी हैं, न राजेंद्र प्रसाद जी हैं, न KM मुंशी जी हैं, BN राव साहब हैं। 22वां कहता है, 22वां का देख लेते हैं ऑप्शन सहित, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों अपनाया गया था इसका मतलब कि किसके द्वारा अपनाया गया था, कौन पहले अपनाया था। ए ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इसमें संवैधानिक सभा ने सबसे पहले भारतीय संविधान को अपनाया था, और अंतिम रूप से संवैधानिक सभा के 224 सदस्यों ने जो है कि 224 सदस्यों ने दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और मैं बता दूं कि ये सदस्य 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद वो सभी सदस्य संवैधानिक सभा के सदस्य थे 284 सदस्य, और 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करके भारत के संविधान को अपना लिया गया था। संवैधानिक सभा ऑप्शन ए सही है। 23वां क्या कहता है क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। दोस्तों पांडुलेखन यानी जो संविधान को जो लिख रहे थे, जो हस्तलेखित कर रहे थे दोस्तों, उसके समिति का अध्यक्ष कौन था, कौन नहीं था दोस्तों, उस पर पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी सही है, संविधान के तरफ से प्रश्न है, 23वां क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन डी को लगाएंगे आप तो आपका आंसर सही होगा। आप अपने क्वेश्चन को मिलाते रहिए, आप देख लीजिए कि आप कितना सही और कितना गलत किए हैं। कल हमारे आंसर को डिस्प्ले करा दिया जाएगा आपके नोटिस बोर्ड पर, आप अपना आंसर देख सकते हैं। और कल ही आपका आंसर भी जो है कि क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, जो पेपर का रिजल्ट है, वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना नंबर पाए हैं और क्लास में कौन से स्थान पे आप आ रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट किया है आपने। ये सारी बातों का उल्लेख कल हमारे डिस्प्ले पर दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 24वां, संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, इसलिए भारत में संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। 25वां क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कब हुई थी दोस्तों, कहाँ से हुई थी, कहाँ है, ये क्वेश्चन है। केवल भारत में, केवल यूएसए में और केवल यूके में, और भारत और यूएसए में। ऑप्शन सी सही है। अमेरिका से ही हम लोग लिए हुए हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां, और अमेरिका तथा भारत में यह शक्तियां मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान संघवाद किस देश की पद्धति पर है।
इन संघवाद किस देश की पद्धति पर है? कनाडा पर है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संघवाद या संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिए हुए हैं। कनाडा में भी राज्य और केंद्र चलते हैं, जिस पद्धति पर चलते हैं वही पद्धति भारत में भी अपनाया गया है। मतलब एक केंद्र भी होगा, राज्य भी होंगे, उसे संघीय रूप से विकसित किया गया है और उसी के द्वारा संचालित होता है। तो भारत में भी ऐसा ही है जैसा कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 27वां क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, यही क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है और भारत में समवर्ती सूची संविधान सभा के साथ ही शामिल थी। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल सभी विषय पर अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। संघ सूची पर केवल केंद्र का होता है और राज्य सूची पर केवल राज्य का होता है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है। यह सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किए थे। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 28वां क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जैसा कि आप सबको पता होगा, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान होने के साथ सिर्फ अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे छोटा भी संविधान है अमेरिका का। तो 7 अनुच्छेदों वाला संविधान है, जिसे आधे घंटे में 30 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, ऐसा अमेरिका का संविधान है। 29वां देख सकते हैं दोस्तों। 29वां क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हमारे वहाँ 1892 अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि उसी में सबसे पहले कार्यकारिणी के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से एक समिति द्वारा चुना जाने की प्रथा प्रारंभ की गई। वही चुनाव भारत के इतिहास का पहला अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, जो 1892 से संबंधित है। 30वां कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों इसमें सत्येंद्र सिन्हा साहब को प्रथम भारतीय कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया था। आप सबको मालूम होगा कि 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसी में वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को भी शामिल करने का अवसर प्राप्त हुआ था और सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो हम अब विलोम शब्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विलोम शब्दों में हमने जो है कि आरो यारो को लेकर काफ़ी फोकस्ड किया हुआ है और निश्चित तौर पर हमारी पूरी कोचिंग सिस्टम जो है कि इस समय आरो यारो को लेकर सीरियस है। और आपके पास अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप उसको बताइए कि जीएस पॉइंट में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और काफ़ी सीरियसली स्टार्ट कर दी गई हैं और इस तरह से हम पूरी अपनी इकोसिस्टम को, एजुकेशनल इकोसिस्टम को हम आरो यारो की तरफ मोड़ दिए हैं। तो दोस्तों हमारा विलोम क्या कहता है? 31वां क्वेश्चन का भूगोल का विलोम क्या हो गया? तो खगोल होता है। भूगोल मतलब एक निश्चित एरिया को निर्धारित करता है और खगोल मतलब अनंत एरिया को निर्धारित करता है। दोस्तों उसी के साथ मुक का क्या होता है? मुक का हमारा वाचाल होता है। मुक का वाचाल होता है दोस्तों। और इस तरह से 32वें के बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी से आप हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अनुज का दोस्तों क्या होता है? अनुज का दनुज होता है विलोम। अनुज का दनुज होता है। मनुज सॉरी दोस्तों, इस मिस्टेक हो गया है। तो मनुज लिखा है, मनुज का दनुज होता है। और इस तरह से नेक्स्ट 34वां है रुग्ण। रुग्ण का दोस्तों कहीं ना कहीं रुग्ण का स्वस्थ होता है। तो ये आपका विलोम शब्दावली देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? 35वां क्वेश्चन कहता है और 35वां क्वेश्चन क्या कहता है? गरल। गरल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो गरल को सुधा के रूप में जानते हैं। उसका विलोम हम सुधा के रूप में देख पाते हैं। फिर लिख रहा है अशुद्ध विलोम की पहचान करें। दोस्तों अशुद्ध विलोम की पहचान करनी है और अशुद्धता को जानना है। 36वां को लेकर अस्मिम, निस्मिम, इष्ट अनिष्ट, उन्नत अवनत, दयालु और निर्दय, इसमें से कौन सा अशुद्ध है विलोम जो आप देख पा रहे हैं? तो इसमें पहला जो है अस्मिम का निस्सिम्स नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। 36वां का ए ऑप्शन गलत है। 37वां देखते हैं दोस्तों। 37वां क्या कहता है? कीर्ति अपकीर्ति, शिष्ट अशिष्ट, विशिष्ट, संपन्न विपन्न और स्वतंत्र परतंत्र। दोस्तों इसमें
स्वतंत्र प्रतंत्र नहीं होगा बल्कि शिष्ट और विशिष्ट होगा। शिष्ट को अवशिष्ट के रूप में जानते हैं, विशिष्ट के रूप में नहीं जानते हैं दोस्तों। इसलिए 37वां का विलोम जो विभिन्न प्रकार के जो गलत है वो शिष्ट और विशिष्ट को लेकर है। 38वां क्या कहता है, अमृत और विष, आकाश पाताल, निर्यात आयात निर्यात, गृहस्थ कृपण। दोस्तों 38 का जो हम देख पा रहे हैं, 38 का गृहस्थ और कृपण है, ये हम डी सही कर रहे हैं। 38 का डी सही है। 39 का इति अथ निंद स्तुत्य, निर्मल निर्मल अमल और निषिद्ध विहित, ये इसमें से 39वां का निर्मम निर्मल और अमल जो है ये आपका 39वां का ऑप्शन सी सही है, दोनों का मिलाप नहीं है दोस्तों। 40वां क्या कहता है, 40वां को देख लेते हैं। 40वां का ऑप्शन दोस्तों गणतंत्र और एकतंत्र, एक जो दिया हुआ है गणतंत्र और एकतंत्र, यह सही है, बाकी गलत है दोस्तों। इस तरह से देखते हैं, यह ऑप्शन 40 का बी आपको सही नज़र आ रहा है। इसमें हम लोग अशुद्ध की पहचान कर रहे हैं, जिसमें 40 तक हम लोग पहुंच गए हैं। नेक्स्ट 41वां का देख लेते हैं, अखरोट का तत्सम क्या हुआ। दोस्तों इसमें तत्सम और तद्भव को लेकर है, केवल तत्सम से रिलेटेड है, तो इसमें अखरोट का अछोट होता है, अछोट होता है दोस्तों तत्सम। तो इस तरह से ऑप्शन 41 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 41 के बाद हम चलते हैं 42 की तरफ। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है में चलन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि वसन भी होता है, पट भी होता है, परिधान भी होता है, लेकिन चलन नहीं होता है। जीने की इच्छा की एक शब्दावली क्या है दोस्तों, ये पूछा गया है। जिजीविषा ही जीने की इच्छा कहलाती है, और हम इसमें ऑप्शन बी को सही देख पा रहे हैं, जिजीविषा सही है। अशुद्ध बर्तनी दोस्तों, इसमें बर्तनी खोजना है 44वां में, और बर्तनी के रूप में 44वां का जो है अंतर्गत, आकर्षण, गवर्नर और मुहर्रम। दोस्तों इसमें एक छोटी सी मिस्टेक यह है कि इसमें सभी शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता की पहचान इसके माध्यम से नहीं हो सकती है। थोड़ी सी हमारे टाइपराइटर की तरफ से हल्की सी मिस्टेक कर दी गई है, कोई एक मिस्टेक इसमें नहीं किया गया, मात्रात्मक मिस्टेक भी नहीं है, न किसी प्रकार की मिस्टेक है, इसलिए चारों ऑप्शन सही है। 44वां पर हम सबको नंबर देने का प्रयास करेंगे, सबको नंबर दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई अशुद्धता नहीं हम खोज पा रहे हैं। 45वां देखते हैं दोस्तों। विशेषण के मुख्यतया कितने भेद हैं। दोस्तों विशेषण के सभी लोग जानते हैं कि विशेषण अपने आप में विशेष्य और विशेषण पर क्वेश्चन बनते हैं आरओ में, और इसके 4 भेद हैं। 45वां के ऑप्शन बी 4 जो है वह सही है। आईपीएल दोस्तों, इसमें करंट का भी कुछ समावेश किया गया है। करंट अफेयर्स जो आजकल के संबंधित हैं और न्यूली करंट अफेयर्स है, उसी को हम लोग इसमें शामिल करने का प्रयास किए हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम से है। दोस्तों जैसा कि पता होगा, आईपीएल एक ऐसा मैच है जो 2020 के पैटर्न पर आधारित है और भारत में ही कराया जाता है, भारत की देख रेख में होता है, और इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होते हैं। और इस बार गुजरात तथा यूपी की भी टीम शामिल हुई थी, काफ़ी दमदारी से खेल रही थी, लेकिन फिलहाल फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। गुजरात हालांकि फाइनल में है, लेकिन यूपी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा आईपीएल के इतिहास में शतक किसने बनाया है, तो विराट कोहली जी, इस समय कोहली जी सबसे अधिक शतक बनाकर रिकॉर्ड पे हैं, अर्थात आईपीएल के इतिहास में अब उनका सर्वाधिक शतक हो गया है। 47 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन आपको फंसा सकता है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक फिजी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे पीएम जी और फिजी में भी गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से नहीं बल्कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी या तो प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया है या फिजी सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो इसमें पापुआ न्यू गिनी के बजाय फिजी का ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। 47 का सी सही है। सेकंड 48 देखते हैं। 48 क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में शांति निकेतन, जैसा कि शांति निकेतन से जुड़ा हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम भी आता है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय भी है,
कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। मतलब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सुझाव दिया है। यह किससे संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है और इस तरह से 48वां का ऑप्शन डी सही है। अब सेकेंड लास्ट देखते हैं 49 क्या कहता है। हाल ही में खबरों में रहा चर्चित चेलीगाड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो दोस्तों चेलीगाड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर आप देख पा रहे हैं और मैं बता दूं कि यह उड़ीसा का है। ऑप्शन कहाँ इसका दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है। उड़ीसा का चेलीगाड़ा सिंचाई एक महत्वपूर्ण सिंचाई का क्षेत्र है और यह ऑप्शन डी सही है। और 50वां तथा अंतिम है, भारत में हाल ही में चलने की स्वतंत्रता। दोस्तों चलने की स्वतंत्रता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? दोस्तों चलने की स्वतंत्रता, आपको चलने की स्वतंत्रता है लेकिन जगह चाहिए चलने के लिए और इसके लिए हर व्यक्ति को जगह निर्धारित किया जाए पैदल चलने के लिए। तो इस तरह के पंजाब राज्य ने सबसे पहले चलने की स्वतंत्रता को लागू किया है, अर्थात सड़क के किनारे पटरियां होंगी जहां पे लोग चलने के लिए अवसर प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पर उनका मौलिक अधिकार होगा जब वो चलने का पटरी जो है वो प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कंप्लीटली जीएस के जो और हिंदी तथा अन्य करंट से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन थे करंट हमारे टेस्ट के, उसका हमने डिस्कशन किया आपके सामने। मैं विश्वास कर रहा हूं कि पूरा देख चुके होंगे, पूरा समझ चुके होंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कमी आपको महसूस होती है तो आप हमारे कोचिंग पर आकर संपर्क कर सकते हैं। आपके समस्याओं के जिज्ञासाओं का हल जरूर से निकाला जाएगा। दोस्तों आप हमारे कोचिंग से जुड़े हुए अगर होंगे तो निश्चित तौर पे आप जान पा रहे होंगे वीकली टेस्ट हमारे वहाँ होता है, लगातार होता है। जल्दी ही हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने जा रहे हैं। गोरखपुर जीएस स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से एक कंपटीशन की तैयारी चल रही है और उसमें गोरखपुर के संबंध या कहीं के भी किसी बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट हम जोड़ेंगे। आप हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ ₹1 रखा गया है। आप चाहे फ़ोन पे कर लीजिए, चाहे गूगल पे कर लीजिए या हमारे वहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आप हमारे परीक्षाओं के दिन जो निर्धारित किए जाएंगे उस दिन आकर ऑफलाइन परीक्षा देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे टॉप 10 में रहेंगे तो सुनिश्चित उपहार दिया गया है। हालांकि सभी बच्चों को हम मैगजीन अनिवार्य रूप से देंगे, उसके बाद भी टॉप 10 में रहने वाले लड़कों को सुनिश्चित उपहार देंगे जिसमें कैश प्राइज होगा, कुछ आपके पुरस्कार मेडल होंगे और कुछ जो है कि अन्य आपकी उपयोगी चीज़ें होंगी जो आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में फैलाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों तक पहुंचाइए इस मैटर को, ताकि लोग हमसे ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा लाभ ले सकें। हमारी कोचिंग जीएस पॉइंट जो है जीडी टावर 4th फ्लोर पर स्थित है। आप चाहें तो हमसे संपर्क यहाँ आकर करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने स्थान को बुक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।